तो ये वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 होगा। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए थे, और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसका नाम होता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि अगर आपके पास मान लीजिए कि दो वेक्टर है, मैं एक डेफिनेशन पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए, है ना, और एक वेक्टर है बी। यहाँ पे एक वेक्टर है ए और यहाँ पे एक वेक्टर है आपके पास बी। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। इनके बीच का एंगल कहाँ से कहाँ तक मेजर किया गया, एंगल ए से बी की तरफ मेजर किया गया है। ठीक है, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो इस तरीके से डिफाइंड होता है कि ए क्रॉस बी, इसको पढ़ते हैं जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टाइप का साइन लगा हुआ है ना, सब लोग क्रॉस पढ़ते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये डिफाइंड होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अभी आप ये एन कैप क्या है, देखिए एन कैप ये है कि एन कैप एक जो है यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों का क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एन कैप की डायरेक्शन है, ये एन कैप की डायरेक्शन है। इसका मतलब एन कैप किधर होता है, एन कैप हमारा जो है, मान लिया कि ए और बी अगर आपके एक प्लेन में है तो एन कैप हमारा क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं इसको, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को डिफाइंड किया गया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। चूंकि यहाँ पर देखिए ए बी साइन थीटा तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, ए बी साइन थीटा ऐसा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो कितना आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना आता है, साइन थीटा आता है। क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आता है। अब देखिए, जब आपने कहा कि ये वेक्टर है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो होता है, दो चीजें होती है। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, ए बी साइन थीटा होता है। एन कैप उसका क्या होता है, डायरेक्शन बताता है। मतलब ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप है ना, ये ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो प्लेन ए और वेक्टर बी कंटेन करता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। आसान शब्दों में कहें तो जो हमारा ए क्रॉस बी होता है ना, आसान शब्दों में अगर हम लोग कहें तो ए क्रॉस बी हमारा ए के भी परपेंडिकुलर होता है, और ए क्रॉस बी जो हमारा होता है वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी हमारा ए के भी परपेंडिकुलर होता है और ए क्रॉस बी हमारा बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, कि अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो है। ठीक है, इफ 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 आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, if either a is equal to 0 or b is equal to 0, ठीक है, in that case जब कोई भी एक वेक्टर अगर इसमें से जीरो वेक्टर है तो निश्चित रूप से जो है तब हम थीटा को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो पॉइंट बन जाएगा वो। तो इन दैट केस ए क्रॉस बी को हम लोग डायरेक्टली क्या डिफाइन कर देते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप डिफाइंड किए हैं जो है ना, ये अगर दोनों वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हैं तब हमने डिफाइंड किया है। अगर उसमें से एक भी वेक्टर या दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर हो गए तब तो थीटा का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, थीटा बनेगा ही नहीं, और उस केस में हमारा ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंडेड सिस्टम भी कभी कभी लोग डिफाइन बताते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है, देखिए, अगर मान लिया कि ये हमने जेड एक्सिस ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, आपका वाई एक्सिस ले लिया, और इधर हमने क्या ले लिया, ये हमारा सपोज एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। तो राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब ये होता है ना कि हमारी अंगुलियां सपोज मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, चार अंगुलियां हमारी जो है किधर है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और हमारा अंगूठा किधर है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर मैं अंगुलियों को अपने मोड़ूं इधर की तरफ, एक्स से वाई की तरफ उसको ऐसे फोल्ड करूं, ठीक है, अपनी चारों उंगलियों को जो मैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ फोल्ड करूं, तो हमारा मतलब घुमाते रहूं मैं अगर उसको जो है अपने अंगुलियों को एक्स एक्सिस से, चार अंगुलियों को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ घुमाओ, तो जो हमारा अंगूठा है ना वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये बताता है कि अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मान लीजिए वेक्टर ए है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आपका वेक्टर बी है, और एंगल हम ए से बी की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो हमारा जो ए क्रॉस बी होगा वो किस एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। इसी को हम लोग राइट हैंडेड सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक,
चलिए, तो ये सारी बातें होंगे, डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब देखिए कभी कभी अगर मुझे ये निकालना हो, ये सपोज साइन थीटा निकालना हो यहाँ से, देखिए साइन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं ना यहाँ से। साइन थीटा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाई क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये फार्मूला तो यही से ही जो है आ जाएगा आपका साइन थीटा का फार्मूला, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। कुछ और ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कुछ और ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये होगा हमारा, यहाँ पे आप चाहे तो ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हमारा पहला जो ऑब्जर्वेशन ये होगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो ए क्रॉस बी होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर होता है। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, ठीक। पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप इसमें ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन जीरो, ये मान लीजिए कि दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और उसके बाद भी आपका अगर ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इंप्लाई क्या करेगा, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं तब तो जीरो आने का चांस कब हो सकता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो बन गया। इसका मतलब क्या बना, जरा ध्यान से देखिएगा। ए क्रॉस बी का आप क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू क्या लिखते हैं, साइन थीटा इंटू क्या लिखते हैं, एन कैप इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये तो जीरो होगा नहीं। आप कह रहे हैं ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, इसका मतलब जीरो क्या होगा, सिर्फ साइन थीटा जीरो होगा। अगर साइन थीटा जीरो होगा इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब दोनों वेक्टर जो है ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, मतलब ए आपका बी के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। उल्टा भी सही है कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर हैं और ए और बी के पैरेलल है तो निश्चित रूप से उनका ए क्रॉस बी जो वो कितना आएगा, वो जीरो आएगा। तो कन्वर्स भी सही है, इसलिए यहाँ पर डबल एरो लगाएगा, डबल इंप्लाइज एंड इंप्लाइज वही लगाया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, और अगर दो नॉन जीरो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये दो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, मान लिया कि दो वेक्टर अगर क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तब क्या होगा उसमें, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा। कैसे, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, साइन थीटा कितना पाई बाई टू, साइन 90 कितना हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी। देखिए अगर हम लोग निकाले यहाँ से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना कहा था आपने, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू व्हाट, एन कैप, ठीक है, ये आपने बताया था। तो अगर हमारा ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और ये कितना आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, ये मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अगला ऑब्जर्वेशन था। चलो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे। देखिए आई क्रॉस आई की अगर हम लोग बात करें तो आई और आई के बीच का एंगल तो 0 डिग्री होगा, ये तो आपको पता ही है। तो डेफिनेशन लगाएं ए क्रॉस बी का, तो ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन 0 इंटू एन कैप इंटू व्हाट, एन कैप। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ये तो आपको मालूम है। तो कुल मिला कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ये निकाला कि अगर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो कितना आता है, 0 आता है। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो इस सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप। जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो जे कैप क्रॉस जे कैप भी कितना आएगा, 0 आएगा। और के कैप क्रॉस के कैप कितना आएगा, के कैप क्रॉस के कैप, ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अब मान लीजिए कि मुझे अब आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या होगा, तो हम लोग डेफिनेशन लगाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे। अब देखिए आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है, और इस डायरेक्शन में आपका क्या होता है, इस डायरेक्शन में आपका आई आता है, ठीक है ना, और इस डायरेक्शन में आपका क्या आता है, जी आता है। तो निश्चित, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मान लिया मैंने क्या ले लिया है, के कैप ले लिया है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे आप लोग क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है 90, और इंटू एन कैप। अब देखिए यहाँ पे एन कैप क्या है, एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर आपको बताना है जो कि आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस, और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। तो जो यहाँ पे एन कैप है वहां की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के कैप लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1 है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, इनटू एन कैप की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, के कैप, क्योंकि के कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो आई और जे दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और यूनिट वेक्टर होता है, ठीक। तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या निकाल लिया, के निकाल लिया। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमको निकालना हो, सपोज जे क्रॉस के निकालना है, ठीक है, जे क्रॉस के, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। और के क्रॉस आई की अगर हम लोग बात करें, के क्रॉस आई, तो वो कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। के क्रॉस आई कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए इसको ध्यान में रखना अगर आपको, तो एक साइकिल ऐसा बना लीजिए, एक ऐसा सर्कल बना लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए आई कैप, यहाँ पे लिख दीजिए जे कैप, और यहाँ पे आप लिख दीजिए के कैप। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सभी चीजें हमने मार्क कर दिया। जब आई से आप जे की तरफ जाएंगे इसी क्रम में, आई क्रॉस जे, तो आपको आंसर क्या बताना है, फिर के बताना है, ठीक। फिर जे से के की तरफ आप गए, जे क्रॉस के, तो आंसर क्या बताएंगे, आई बताएंगे। फिर आप के से आई पे आए, के क्रॉस आई, तो आंसर क्या बताएंगे, जे बताएंगे। लेकिन अगर क्रम बदल दिया जाए, तो उसके लिए क्या होगा, ये 5वें नंबर पे मैं इस चीज को लिख देता हूँ, 5th नंबर पे मैं इस बात को लिख देता हूँ कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए पढ़ा था, बट यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ध्यान रखना आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए अगर मैं जो शुरुआती दौर में ये फिगर बनाया था आई क्रॉस जे वाला, यहीं पे अगर हम लोग देख लें इस चीज को, ठीक है, यहीं पे अगर मैं इस चीज को देख लें, तो देखिए जब ये आप एंगल ए से बी की तरफ मेजर करेंगे, तो आपका जो एन कैप आएगा वो ऊपर के डायरेक्शन में अगर हुआ, और अगर आपने मान लिया एंगल बी से ए की तरफ जब मेजर किया, बी क्रॉस ए निकालने जा रहा है, तो एंगल बी से ए की तरफ मेजर करेंगे, तो उस समय जो हमारा बी क्रॉस ए आएगा ना, वो जस्ट इसके अपोजिट आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो जस्ट देखिए डायरेक्शन का अंतर है, मतलब माइनस साइन का चेंजिंग आएगा, ठीक है, माइनस साइन का क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी हमारा बराबर कब होगा, बी क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टाइम्स बी क्रॉस। माइनस ए क्यों लगाया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो आप आज से ध्यान रखेंगे कि जब भी दो वेक्टर का क्रम बदलेंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, आपको बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो ऊपर अगर देखिए अगर ये सर्कल फॉलो नहीं होगा, अगर मान लीजिए सर्कल फॉलो नहीं हुआ, जैसे आपने आई 80 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना जाके, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा जे क्रॉस आई कितना होगा, जे क्रॉस आई, ठीक है, आपसे कोई पूछे यहां से कि जे क्रॉस आई कितना होगा, तो आप यहां बताएंगे वो माइनस के होगा। जे क्रॉस आई आपका कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, आई क्रॉस जे कितना होता था, के होता था, जैसे इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसी तरीके से कोई आपसे पूछे कि के क्रॉस जे कितना होगा, तो आप आंसर बताएंगे माइनस आई कैप होगा, माइनस आई कैप होगा। और इसी तरीके से आई क्रॉस के की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना होता है, माइनस जी होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। अब इसके बाद आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एप्लीकेशन और क्या हो सकता है, इसका एप्लीकेशन और क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 या ऑब्जर्वेशन नंबर 6, जो भी है आप उसको लिख लेंगे। इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट्स, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट्स व्हाट, द एडजेसेंट साइड्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, द एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल
ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, देन ऑफ ए ट्राइंगल, देन इट्स एरिया इज गिवन बाई, देन इट्स एरिया इज गिवन बाई, इसके एरिया को हम लोग कैसे निकालते हैं फिर, देन इट्स एरिया इज गिवन बाई व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ये फार्मूला है, एक मैं बगल में फिगर भी बना देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। देखिए अगर हमारा ये है, सपोज एक ट्रायंगल है, सपोज यहाँ पे मान लिया कि एक ट्रायंगल मैं बना देता हूँ, और ये मान लिया मैं इसको लिखता हूँ ए बी सी। अगर ए बी के अलोंग क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है, और ए सी के अलोंग वेक्टर क्या है, बी है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड्स है इस ट्रायंगल की, ठीक है। तो इनका जो अगर आपको एरिया निकालना है तो इस एरिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 मॉड ऑफ ए बी, एक साइड हो गया ए बी के अलोंग वेक्टर, और क्रॉस व्हाट ए सी के अलोंग वेक्टर, ठीक है। इसको बहुत ही आसानी से डिराइव भी किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे कर सकते हैं, आइए मैं इसका प्रूफ भी आपको बता देता हूँ, लगे हाथ। देखिए अगर मैं यहाँ से सी से सामने वाले पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, और सपोज इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग लिखते हैं क्या है, इन जनरल ट्रायंगल का एरिया क्या लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं हम लोग इसको, हाफ इंटू बेस इंटू क्या लिखते हैं, हाइट लिखते हैं, ठीक है। तो बेस आपका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस के अलोंग जो है वेक्टर ए है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो उसका कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा। और हाइट हमारी कितनी है, हाइट हम सी डी हमारी हाइट हो जाएगी, और सी डी को हम लोग जो है अगर बी के टर्म में लिखें इस ट्रायंगल में, देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे अलग से बना दूं, इधर मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा, ये एंगल थीटा है। इस ट्रायंगल में अगर मैं लगा दूं और साइन थीटा अप्लाई कर दूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए आपका सी डी था और ये आपका क्या है, ए है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, सी डी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो यहाँ से सी डी आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका जो सी डी है वो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये आपकी हाइट हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक। तो ये कितना हो गया, ए बी साइन थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या हो गया, साइन थीटा, और बाहर कितना, हाफ है। अब अगर आप ध्यान से सोचिए कि ए बी साइन थीटा हम लोग किसको बोलते हैं, शुरुआती दौर में ही मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी साइन थीटा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला नंबर का ऑब्जर्वेशन होगा, वो होगा ऑब्जर्वेशन नंबर 7, ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 7। अब की बार हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो आप समझते हैं, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। व्हेन एडजेसेंट साइड्स, व्हेन vectors along adjacent sides are given, adjacent sides are given, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक पैरेललोग्राम है आपके पास, पैरेललोग्राम ये मैं बना देता हूं, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट साइड्स हैं उसके अलोंग वेक्टर आपका दिया गया, मान लीजिए ये है आपका ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी के अलोंग वेक्टर ए दिया गया है और ए डी के अलोंग वेक्टर आपका क्या दिया गया है, बी दिया गया है, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसमें देखिए इसको आप दो ट्रायंगल में चाहे तो क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए जो इसको, ठीक है। इसको आप जो दो ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो अभी आपने निकाला था इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसका भी कितना होगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ जो आपका ये पैरेललोग्राम है वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स ना, फिर से हाफ ऑफ, दो ट्रायंगल है इसमें ना, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो एरिया पैरेललोग्राम बनता है वो कितना बन जाता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बन जाता है, ठीक है। ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे कि एक पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकालना है जब एडजेसेंट साइड्स के अलोंग जो वेक्टर दिए गए हैं वो कितने हैं, ए और बी है, ठीक है। इसी में जो है एक और फार्मूला जो है बनता है कि अगर 8 नंबर में लिख देता हूं, ठीक है, 8 नंबर में लिख देता हूं यहाँ पे,
मुझे जो है देखिए, अगर एरिया पैरेललोग्राम निकालना है और मुझे अगर साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर ना देके बल्कि उसके डायगोनल्स के अलॉन्ग जो है अगर वेक्टर दे दी जाए, मान लिया कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके जो डायगोनल्स सपोज आपके दिए गए हैं, मान लिया कि ये डायगोनल आपका D1 है, ठीक है, D1 है, इस डायगोनल के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो कितना है, D1 है, और ये जो दूसरा डायगोनल है इसके अलॉन्ग जो है वेक्टर मुझे कितना दिया हुआ, D2 दिया हुआ है। तो डायगोनल के टर्म में अगर हमको लिखना हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर मुझे लिखना है तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2, हाफ ऑफ मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2 आ जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऊपर जो देखिए जो हमने ट्रायंगल का एरिया बताया ना, इसमें एक चीज और जो है मुझे बतानी है, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 9 करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ऊपर अभी आपने पढ़ा कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे निकालना है और एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर दिया गया है, मान लीजिए इस साइड के अलॉन्ग ये ट्रायंगल मैं लिख देता हूँ ABC, ठीक है, और AB के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो कितना है, A है, और AC के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो कितना है, B है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया अभी आपने लिखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B। अब मान लीजिए कि मुझे इस ट्रायंगल के अलॉन्ग जो है, इस ट्रायंगल के साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर ना देके बल्कि जो वर्टेक्स हैं उसके पोजीशन वेक्टर दे दिए जाएं, जो वर्टेक्स हैं उसके पोजीशन वेक्टर दे दिया, जैसे A का पोजीशन वेक्टर दे दिया जाए A, B का पोजीशन वेक्टर दे दिया जाए B, और C का पोजीशन वेक्टर दे दिया जाए C, तब इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाता है। तब उस समय देखिए इस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका आता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस E। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको मैं अभी आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ कि ये फार्मूला कब काम करता है। ये फार्मूला तब काम करता है जब एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर ना देके बल्कि जो है वर्टिसेस के क्या दे दिया जाए, पोजीशन वेक्टर दे दिया जाए, ठीक है। देखिए मैं इस चीज का प्रूफ करने जा रहा हूँ, इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए अभी आपने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या है, AB के अलॉन्ग वेक्टर और क्रॉस AC के अलॉन्ग वेक्टर, ठीक है। अब देखिए AB को आप पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, OB माइनस OA लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के टर्म में, ठीक है। क्रॉस AC को आप क्या लिखेंगे, OC माइनस OA लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर बात करें, ठीक है। चलिए इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो OB मतलब B का पोजीशन वेक्टर वो कितना दिया हुआ आपको, B माइनस A दिया हुआ है, B माइनस A, ठीक है, क्रॉस, ठीक है, B माइनस A हो गया, और C का पोजीशन वेक्टर कितना, C माइनस A का पोजीशन वेक्टर कितना, A। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप ओपन करिए तो 1/2 कितना आ जाएगा, पहले B को हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं इस ब्रैकेट में, तो कितना मिलेगा हमको, B क्रॉस C मिलेगा, माइनस B क्रॉस A मिलेगा, फिर माइनस A क्रॉस C मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, प्लस A क्रॉस A मिलेगा, प्लस A क्रॉस A मिलेगा। तो A क्रॉस A तो 0 होता है, आपको मालूम है, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो कितना आता है, 0 आता है। तो अब आपके पास क्या बनता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ मॉड ऑफ ये कितना हो गया, B क्रॉस C। अब देखिए ये जो माइनस A क्रॉस B है ना, अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दें, A को आगे कर दें, B को पीछे कर दें, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। मतलब एक और माइनस साइन बाहर आएगा, एक माइनस पहले से है तो ये प्लस बन जाएगा। तो प्लस क्या बन जाएगा, A क्रॉस B बन जाएगा, B क्रॉस C हो गया। इसी तरीके से माइनस A क्रॉस C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस टाइम C क्रॉस A लिख सकते हैं। तो आपने देखा फाइनली फार्मूला आ गया, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। तो इस तरीके से हम लोग जो है अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस के क्या दिए हों, आपको जो है पोजीशन वेक्टर दिए हों, तो इस तरीके से आप उसके एरिया को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ठीक है ना। कुछ और अगली प्रॉपर्टी भी मैं लिख देता हूं, जो भी नंबर है नंबर बढ़ा लेते हैं। कौन सा नंबर होगा प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए यही प्रॉपर्टीज होती है ना, यही क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 10 की बात कर लेता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। इसका मतलब जैसे A क्रॉस B प्लस C अगर आपको ओपन करना है, ठीक है, A क्रॉस B प्लस C ओपन करना है, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, एडिशन पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B और प्लस क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस C। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और दूसरा इसी में एक चीज हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे लैम्डा, मान लो कोई स्केलर है, इसको जो है इस क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लैम्डा A क्रॉस B। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा A क्रॉस B भी लिख सकते हैं, या इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, A क्रॉस लैम्डा B भी लिखा जा सकता है। मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। जैसे कभी आपको मान लिया कोई कहे कि 2A क्रॉस 3B निकालना है,
2a क्रॉस 3 भी निकालना है, तो ये जो स्केलर्स हैं, जो नंबर्स हैं 2 और 3, इसको आप बाहर कर दीजिए, 2 और 3 को बाहर कर दीजिए और सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b लिख सकते हैं। मतलब 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स कितना आ जाएगा, a क्रॉस b आ जाएगा। या कभी क्वेश्चन आपसे ये दिया जाए कि a क्रॉस 4b है, ठीक है, इस तरीके से है, ये जो स्केलर है इसको आप बाहर कर सकते हैं, मतलब 4 को आप बाहर कर दीजिए और सिंपली क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे इस फार्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात करें अगली प्रॉपर्टी की, तो अगला हमारा ये होगा कि a क्रॉस b को फिर निकाला कैसे जाए। अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट वाइज दिए हुए हैं, सपोज लेट वेक्टर a आपको दिया हुआ है सपोज a1 i कैप, ठीक है, प्लस a2 j कैप, ठीक है, प्लस a3 k कैप, मान लीजिए आपको दिया हुआ है। और जो वेक्टर b आपको दिया हुआ है वो सपोज कितना है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। और अगर आपको निकालना है a क्रॉस b, ठीक है, आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, एक डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट के पहले रो में आपको क्या लिखना है, i कैप, j कैप और k कैप लिखना है। सेकेंड रो में जो यहाँ पे पहले वेक्टर होता है ना, उसके कंपोनेंट्स को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर a है, वेक्टर a के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, a1, फिर j कैप का कंपोनेंट कितना है, a2, फिर a1 a2 a3, ये वेक्टर a के क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। और फिर हम लोग थर्ड लाइन में जो यहाँ पर सेकंड वेक्टर लिखा होता है ना, उसके कंपोनेंट्स को लिखते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b1 b2 और क्या लिखेंगे, b3 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दो वेक्टर का जब भी आपको क्या निकालना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, तो आप डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल कर लेंगे तो आसानी से जो है क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई जो है कुछ थ्योरी की। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, देन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो हम लोग तब निकाल पाएंगे जब हम लोग जो पहले a क्रॉस b निकालेंगे। और a क्रॉस b निकालने के लिए हमने अब आपको तरीका क्या बताया था, a क्रॉस b निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट बनाना है। पहले रो में i कैप, j कैप, k कैप लिखना है। दूसरे रो में a के स्केलर कंपोनेंट लिखना है। तो i कैप के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, j कैप के आगे 2 लिखा हुआ है, k कैप के आगे -2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 2 और -2 लिखूंगा। और फिर b के लिए हम लोग कंपोनेंट्स क्या लिखेंगे, 2 3 और -1 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको जो डिटर्मिनेंट तो ओपन करने आता ही आता है, i कैप इंटू, तो i वाले रो को छोड़ देंगे, i वाले कॉलम को छोड़ देंगे, कितना मिलेगा, -2 और प्लस कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, -2 प्लस 6 मिलेगा। फिर माइनस j कैप लिखेंगे और फिर j कैप वाले कॉलम को, j कैप वाले रो को छोड़ देंगे, तो कितना मिलेगा हमको, -1 और प्लस 4 मिलेगा, -1 और प्लस 4 मिलेगा। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, k कैप लिखेंगे, k कैप वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो 3 - 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग फाइनली सॉल्व करें तो 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4i कैप हो जाएगा। और 4 - 1 आपका कितना हो जाएगा, 3, मतलब -3j कैप मिलेगा। और यहाँ पे अगर बात करें 3 - 4 कितना मिलेगा, -1 k कैप मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तो आ गया आपका a क्रॉस b आ गया आपका, ये हो गया a क्रॉस b। लेकिन a क्रॉस b आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग अंडर रूट लगाते हैं, फिर जो i कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं, मतलब 16, फिर j कैप का कोफिशिएंट कितना है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, k कैप का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर हमको कितना मिलेगा, √26 मिलेगा। ऑप्शंस में अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन √25, √27, √28, तो ये कोई भी सही नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a बी एनी वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस i का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस j का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, वेक्टर a को मैं लेट कर लेता हूँ। यहाँ पे a कोई भी वेक्टर है तो लेट कर लेता हूँ मैं, लेट a इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ xi कैप प्लस yj कैप और प्लस मैं क्या लिख लेता हूँ, zk कैप लिख लेता हूँ। अब पहला क्या लिखा हुआ है, a क्रॉस i लिखा हुआ है, तो a क्रॉस i में निकालता हूँ, इसका मतलब xi कैप प्लस yj कैप और प्लस zk कैप का यहाँ पे मुझे क्रॉस निकालना पड़ेगा, किसके साथ, i कैप के साथ। तो i कैप जब xi कैप के साथ जो है इसका क्रॉस होगा, ठीक है, तो x तो बाहर हो जाएगा और i क्रॉस i कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, प्लस y बाहर हो जाएगा, आपका स्केलर है, और क्या मिलेगा आपको, j क्रॉस i मिलेगा। ठीक है, j क्रॉस i मिलेगा, और फिर z बाहर हो जाएगा आपका, और फिर क्या मिलेगा, k क्रॉस i मिलेगा। ठीक है, k क्रॉस i मिलेगा। अब याद करिए, अभी आपको ऊपर मैंने एक सर्कल याद करवाया था इस तरीके से, यहाँ पे मैंने लिखा था i,
यहाँ पे लिखा था जे और यहाँ पे लिखा था के, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा था। तो यहाँ पे जे और आई देखिए क्लॉकवाइज में चलेगा ना, जे क्रॉस आई तो माइनस के लिखेंगे आप, जे क्रॉस आई को क्या लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे, माइनस के कैप मतलब माइनस वाई और फिर क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे, ठीक है। और के क्रॉस आई की बात करें तो के क्रॉस आई आपका जो है वो देखिए उसका क्रम ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो के आई उसको क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, जेड आपके पास क्या आ जाएगा, के आई के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, के आई के बाद जे आ जाएगा, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस आई निकालना, क्योंकि ऊपर मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका स्क्वायर किया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस आई का स्क्वायर किया जाए, तो जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको आगे का आइडिया लग जाएगा, जब आई के साथ आपने किया तो यहाँ पर एक्स नहीं आया, सिर्फ क्या आया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आया। इसका मतलब कि जब ए का क्रॉस प्रोडक्ट आप जे के साथ करेंगे तो अब की बार वाई नहीं आएगा बल्कि एक्स और जेड आएगा, मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। इसका आप होल स्क्वायर करेंगे, ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली जब ए का क्रॉस प्रोडक्ट आप के कैप के साथ करेंगे तो जेड नहीं आएगा, अब की बार क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। और जब इसका आप होल स्क्वायर करेंगे, मतलब ए कैप क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को आपको ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं ऐड करके लिखने जा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस के का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो देखिए एक्स स्क्वायर आपका कितनी बार आया है, 2 बार आया हुआ है, वाई स्क्वायर आपका कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, और जेड स्क्वायर आपका कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। तो मैं यहाँ से 2 को कॉमन कर लेता हूँ और ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखूंगा। अब अगर ध्यान से देखिए तो शुरुआती दौर में आपने वेक्टर ए जो बोला था उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, मैग्नीट्यूड को या तो इस तरीके से लिखते हैं या सिंपली ए के ऊपर से एरो हटा दीजिए, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये जो नीचे लिखा गया है ना, ये कितना 2 टाइम्स ए स्क्वायर है, ये कितना है 2 टाइम्स ए स्क्वायर। तो अगर ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका जो है 2a स्क्वायर का मतलब जब जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, 0, 0, 1, 2, 3 एंड 2, 3, 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर मैं इसका देखिए फिगर बनाना चाहूँ, ठीक है, एक मैं इसका फिगर बनाता हूँ, तो इसका जो मान लीजिए ये वर्टेक्स ए है वो कितना है, 0, 0, 0 है, ठीक है। और इसका जो दूसरा वर्टेक्स है वो कितना है, 1, 2, 3 है, और जो इसका तीसरा वर्टेक्स है वो कितना है, 2, 3, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में हम लोग क्या कर लेते हैं ना, 2 एडजेसेंट साइड्स के नाम वेक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर निकाल लेता हूँ। ए बी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, ओ बी माइनस ओ ए लिखूंगा। ए बी वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे, तो कितना मिल जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना मिल जाएगा, 3k कैप मिल जाएगा। फिर मैं इस AC साइड के अलावा क्या निकाल लेता हूँ, इसका जो है एक वेक्टर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो AC आपका कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप आ जाएगा, प्लस 4k कैप आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम है कि हाफ ऑफ मॉड ऑफ कितना होता है, AB क्रॉस AC होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB क्रॉस AC निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB क्रॉस AC निकालते हैं। चलिए यहाँ पे मैं AB और क्रॉस AC निकालता हूँ। इसके लिए हम लोग को डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में i j के लिखेंगे, सेकंड रो में AB के कंपोनेंट लिखेंगे 1 2 3 लिखेंगे, और थर्ड रो में AC के कंपोनेंट 2 3 4 लिखेंगे, 2 3 और यहाँ पे 4 लिखेंगे, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके, ठीक है। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट में ओपन करता हूं, तो यहां से हमको मिलेगा आई कैप के साथ क्या मिलेगा, मिलेगा 8 माइनस 9 मतलब -1 मिल जाएगा। फिर माइनस जे कैप के साथ हमको कितना मिल जाएगा, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 का मतलब -2 मिल जाएगा। और के कैप के साथ हमको कितना मिल जाएगा, के कैप के साथ हमको मिल जाएगा 3 माइनस 4 का मतलब -1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये टोटल कितना आ गया, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप आ गया और माइनस के कैप आ गया, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि हमको तो इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत है। इसका अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी की बात करें तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, कुल मिला कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग फार्मूले पुट करें तो 1/2 √6 स्क्वायर यूनिट इस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शंस में अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स ए इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस। मतलब डायगोनल के अलॉन्ग वेक्टर दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा पैरेललोग्राम का एरिया मैंने दो तरीके से बताया। पैरेललोग्राम का एरिया में मैंने पहला फार्मूला आपको ये बताया कि अगर एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग अगर आपको वेक्टर दिए गए हों, अगर एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग अगर आपको वेक्टर दिए गए हों, तो देखिए अगर हमको जो साइड्स के अलॉन्ग अगर वेक्टर दिया होगा, सपोज एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको डायगोनल्स दिए हों, डायगोनल्स के अलॉन्ग अगर आपको वेक्टर दिए गए हों, सपोज एक डायगोनल आपको D1 दिया गया है और दूसरा वेक्टर दूसरा जो डायगोनल दिया गया हो उसके अलॉन्ग वेक्टर अगर आपको D2 दिया गया है, तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया कि उस समय एरिया पैरेललोग्राम हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया, डायगोनल्स के अलॉन्ग दिया गया वेक्टर। ठीक है, इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, D1 क्रॉस D2 निकाल लेते हैं। तो D1 क्रॉस D2 निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले I J के लिखेंगे। D1 के कंपोनेंट मतलब यहाँ पे जो वेक्टर A है वही D1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। और D2 मतलब दूसरा डायगोनल कितना है, 1 है, -3 है और 4 है, 1 -3 एंड 4। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I इंटू कितना हो जाएगा, 4 और -6 मतलब -2 हो जाएगा। फिर -j इंटू कितना हो जाएगा, 12, 12 + 2 14 हो जाएगा। और प्लस k कैप इंटू कितना हो जाएगा, -9 -1 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमको कितना मिल गया, -2i कैप -14j कैप और -10k कैप मिल गया। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 की अगर हम लोग बात करें तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 से कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें फार्मूले में अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 कितना है, 10√3 आया है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5√3 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो 5√3 के साथ हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, बल आघूर्ण जिसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए फोर्स F लग रहा है। ठीक है, जैसे अब इसको कोई दरवाजे का जो है जो जहाँ पे हम लोग खोलते हैं पकड़ के, उसका जो हत्था होता है, सपोज मान लीजिए वहाँ पे हम लोग ऐसे हाथ से फोर्स लगाते हैं, तो वो ये पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और मान लीजिए ये कब्जा है, जो दरवाजे का कब्जा है, जिसके अलॉन्ग जो दरवाजा मूव करता है, तो मुझे इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट मान लीजिए मूवमेंट निकालना है। ठीक है, मूवमेंट अबाउट दिस फोर्स, मान लीजिए ये फोर्स आपका F है और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मान लिया कि इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है P पे, और ये पॉइंट Q के अबाउट आपको क्या निकालना, मूवमेंट निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लिया कि इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है ना, मैं उसको D वेक्टर बोल देता हूँ। तो D को हम लोग कैसे निकालेंगे, D को हम लोग निकालते हैं जो है OP माइनस OQ से निकालते हैं। D इज इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, OP माइनस OQ कहते हैं। मतलब P में से Q को आपको क्या कर देना, माइनस कर देना है। और उस समय हमारा जो मूवमेंट ऑफ फोर्स आता है, जिसको हम लोग टाउ से बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग R क्रॉस F बोल देते हैं। टाउ इज इक्वल टू क्या बोल देते हैं, R क्रॉस F बोल देते हैं, या D क्रॉस F बोल देते हैं। मूवमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, D क्रॉस F बोल देते हैं। मोमेंट इज इक्वल टू डी डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स है उसका हमको क्या निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में पढ़िए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 कांस्टेंट फोर्सेस, 2 कांस्टेंट फोर्स हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। ठीक है, तो फोर्स आपको मालूम ही है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये फोर्स दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। चलिए, रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 फोर्सेस, मुझे तो एक फोर्स चाहिए ना, तो मैं इन दोनों का क्या निकाल लेता हूँ, 2 फोर्सेस उस पॉइंट पर लग रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, फोर्स P प्लस फोर्स Q कितना आ जाएगा, 2i माइनस आई कितना आ जाएगा, i माइनस 5j प्लस 2j कितना आ जाएगा, -3j, i माइनस 3j, इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दीजिए, दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2i माइनस आई हो गया, -5j प्लस 2j -3j होगा, 6k माइनस k कितना आ जाएगा, 5k हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 5k। ये क्या आ गया, उन दोनों फोर्सेस का क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। ठीक, अब देखिए और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दीज 2 फोर्स कांस्टेंट फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एट ए पॉइंट A 4 -3 -2, इस पॉइंट पर ऐड करता है, मतलब P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 -3 -2,
4 -3 -2 दिया हुआ है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, देखिए रिजल्टेंट फोर्स तो हम लोग निकाल चुके हैं। मोमेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स अबाउट 0 0 0, अबाउट 0 0 का मतलब ये जो पॉइंट क्यू है उसका कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए, 0 0 0 दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं ये डी निकाल लेता हूं, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओपी, पी में से क्यू को आपको माइनस करना है, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, 4 - 0 मतलब 4 आई कैप -3 जे कैप और कितना मिल जाएगा, -2 के कैप निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे अगर इसका मोमेंट ऑफ द फोर्स निकालना है टाउ, तो उसका फार्मूला कितना होता है, डी क्रॉस एफ होता है। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई जे के बनाएंगे और फर्स्ट रो में डी के कंपोनेंट्स को लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा 4 -3 -2 और फिर एफ के कंपोनेंट मतलब जो आपका फोर्स है, तो फोर्स के कंपोनेंट यहाँ पे देखिए लिखे गए हैं, वो कितने हैं, 1 -3 5 है, 1 -3 और कितना 5 है। इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो आपको मोमेंट ऑफ द फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई इंटू कितना मिल जाएगा, -15 और प्लस कितना मिल जाएगा, -15 और -6 मिल जाएगा, ठीक है। -15 -6 मतलब -21, फिर माइनस जे कैप के साथ क्या मिलेगा आपको, 20 और +2 कितना हो जाएगा, 22 मिल जाएगा और प्लस के कैप के साथ आपको क्या मिल जाएगा, -12 और +3, -12 +3 मतलब -9 मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें तो -21 आई कैप, -22 जे कैप और -9 के कैप, मतलब तीनों माइनस आ रहा है, 22 21 22 9। ऑप्शंस में देखिए जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें देखिए तीनों निगेटिव हैं और -20 और -22 -9, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मोमेंट ऑफ द फोर्स, उसका फार्मूला क्या होता है, टाउ, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो कितना होता है, डी क्रॉस एफ। जी क्या है हम लोग का, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट, और जिसके अबाउट मूवमेंट निकालना है वो पॉइंट, उस वहां से वहां तक का डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है कितना है। तो उसमें से जिस पे फोर्स लग रहा है उसमें से जिसके अबाउट मूवमेंट निकालना है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाता है। अब फोर्स तो आपको पता ही होता है। तो आज के लेक्चर को फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त करें, बाकी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।